अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पलविशा महमूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, एक नए टॉपिक के साथ प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजियोथेरेपी के हवाले से। फिजियोथेरेपी क्यों की जाती है, ऐसे जिस्म के कौन से अमराज होते हैं जिनको क्योर करने के लिए फिजियोथेरेपी का सहारा लिया जाता है और हमारी बॉडी के लिए फिजियोथेरेपी क्यों ज़रूरी है। इसके साथ साथ रोल ऑफ एक्सरसाइज हमारी लाइफ में क्या है, हम अपनी डाइट को किस तरह मेंटेन रख सकते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई किस तरह कर सकते हैं कि हमें फिजियोथेरेपी या फिर जोड़ों के दर्द या फिर जिस्म में जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं उनसे छुटकारा मिल सके। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर अक्सा इरफान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर, जिस तरह आपने सुना कि हम लोग फिजियोथेरेपी के हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करने वाले हैं, तो आपसे जानना चाहूँगी आसान अल्फाज में बताएं कि फिजियोथेरेपी क्या है और ये किस तरह काम करती है। देखें, फिजियोथेरेपी जो है वो, अगर मैं ये बोलूँ तो गलत ना होगा कि एक जदीद फील्ड है आजकल के ज़माने की, जो कि ट्रीटमेंट के पैरामीटर को बहुत आगे ले गई है। ठीक है, अब अगर हम किसी भी फील्ड की मैं बात करूं, सिर्फ मैं ये नहीं कह सकती कि कोई एक फील्ड है जिसके अंदर फिजियोथेरेपी वर्क करेगी। माशाल्लाह से सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोपेडिक नहीं, बल्कि अगर आप गायनी के अंदर चले जाएं, ठीक है, आफ्टर बेबी के बर्थ के बाद जो है वुमेन को ऐसी कंडीशन से गुजरना पड़ता है जिसमें फिजियोथेरेपी वर्क कर रही होती है। ठीक है, उसके अलावा आप न्यूरो मस्कुलर कंडीशन जैसी हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर आप स्ट्रोक ले लो, ठीक है, जो बाय बर्थ बेबीज होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर जो है वो डिफरेंट बाय बर्थ इश्यूज आते हैं, तो उनमें मस्कुलर इश्यूज होते हैं। तो ये इन सारी फील्ड्स के अंदर भी जो है वो फिजियोथेरेपी बहुत वर्क कर रहा होता है। ठीक है ना, इसके अलावा आप लंग्स की तरफ चले जाएं, चाहे आप कार्डियो की तरफ चले जाएं, सारी मोस्ट जो डिजीजेज हैं हमारी जो पेशेंट्स को जिनका सामना करना पड़ता है, उसकी रिहैबिलिटेशन में फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। तो अब यही है कि चीज यही है कि अवेयरनेस की बात, अगर मैं ये बात करूं कि इसकी अवेयरनेस अब जाकर इतनी हुई है, पहले बहुत कम अवेयरनेस थी, लेकिन अब जिस तरह लोगों को अंदाजा होता जा रहा है इस फील्ड के बारे में, तो लोग डेफिनेटली आ रहे हैं और डेफिनेटली उनको इससे बहुत फायदा हो रहा है। क्योंकि देखिए, कोई भी कंडीशन है, मैं सिर्फ डिजीज की बात नहीं कर रही, कोई भी छोटी मोटी इंजरी है, कोई मसल की इंजरी है, लाइक कोई स्ट्रेन है, कोई स्ट्रेन है, ये छोटी सी कंडीशंस हैं, तो इनकी भी रिहैब में फिजियो है। ठीक है, स्पोर्ट्स आएगा तो स्पोर्ट्स में भी फिजियो है। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो आसान अल्फाज को मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी जो एक्टिविटीज है डेली लिविंग की, उनको बेहतर करने में फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि विदाउट फिजियोथेरेपी एक ट्रीटमेंट पेशेंट की या रिहैब जो है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है डॉक्टर, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी क्या हमारे जोड़ों के दर्द को रिलीफ पहुंचाने के लिए की जाती है, या हमारे मसल्स के ऐसे कोई इश्यूज होते हैं जिनको क्योर करने के लिए फिजियोथेरेपी का सहारा लिया जाता है। जी देखिए, मस्कुलो स्केलेटल इश्यूज तो बहुत ही कॉमन है। ठीक है, मस्कुलो स्केलेटल तो वर्क करना ही होता है फिजियोथेरेपी। ठीक है, अब अगर आप जोड़ों के अमराज में आ जाएं, ठीक है, तो स्टार्ट होता है कि पहले बोन की वीकनिंग है। ठीक है, बोन की वीकनिंग को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ठीक है, बोन की वीकनेस है, उसकी वजह से आपकी आगे आगे जाके ना इश्यूज बढ़ना शुरू हो जाते हैं और आपके मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाए ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि सबसे मेन इशू है, जिसे हम जोड़ों का दर्द कहते हैं। ठीक है, वो है आपकी जो किस तरह की लाइफस्टाइल चल रही है, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपकी कैसी लाइफस्टाइल है, वो सारी लाइफस्टाइल जो है आपकी, वो आपके आगे आने वाली चीजों पे सबका डिपेंड होता है कि आपकी आगे की लिविंग कैसे रहेगी। अगर मैं कंपेयर करूं, अगर आप पहले की लाइफ से कंपेयर करें अब की लाइफ को, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि पहले जमाने में लोग इतने बीमार नहीं पड़ते थे, इतने इशू नहीं होते थे, माशाल्लाह बड़ी बड़ी एज की खवातीन भी इतने आराम से काम कर रही होती थी, बिल्कुल ओबेसिटी इतनी नहीं थी। लेकिन अब जाकर ये हाल है कि अब आप हर दूसरा तीसरा बंदा, बल्कि मैं आपको अगर ये बात बोलूं तो गलत ना होगा, आपने खुद भी ये चीज नोट की होगी कि आप ये देखें कि यंग एज के अंदर बोन्स के इशू आ रहे हैं। यंग एज के अंदर पेशेंट आ रहा है कि मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है, मेरे जो है वो घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे मसल्स में पेन हो रहा है। तो क्योंकि लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गई, मतलब इतनी ज्यादा। अब आप एग्जाम्पल ले लेना, अगर कहीं बराबर में पिछली गली के अंदर भी किसी को दही लेने जाना है, तो वो उसको बाइक या कार पर ही जाना है, वॉकिंग नहीं करनी है। तो अगर इंसान समझे हो रहा है ये बात कि जो फिजिकल एक्टिविटी है ये आप ही के लिए अच्छी है, और इस एक्टिविटी से जो है वो आपकी बॉडी को ही फायदा होगा। अगर इंसान को अंदाजा हो जाए
तो वो लिटरली फिर इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल को वो कर दे। अब देखिए ना, मोबाइल है जी, एक बहुत बड़ा, जैसे टेक्स्ट नेक इशू सिंड्रोम कहते हैं, जो कि आजकल मोबाइल की वजह से होने लगा है कि सब हर वक्त जो है ना वो मोबाइल ऐसे हाथ में होता है और वो बस आप जो है ना ऐसे रहते हो, चाहे आप सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आपका ऐसा रहता है। तो उसकी वजह से आप बिल्कुल सोचें posture कि straight आपके नहीं नेक होता। पे कितना असर आता है इस चीज का। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि वो होते 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 फिर इस नेक के इशू शुरू होते हैं, फिर बैक के मोबिलिटी तो है नहीं, जॉइंट जो है वो स्टिफ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, डाइट भी अच्छी नहीं है, डाइट तो खैर भी अच्छी नहीं है आजकल। तो ये बिल्कुल। सारी चीजें मिलाकर जो है ना आजकल इसीलिए इतना ज्यादा कॉमनली सब बीमार पड़ने लगे हैं, फिजिकल सही। इश्यूज सबको आने लगे हैं। सही। आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि फ़िज़ियोथेरेपी के कौन-कौन से फ़वाइद हैं, हमारी लाइफ़ में इसका रोल क्या है और हमारी ज़िंदगी को फ़िज़ियोथेरेपी के ज़रिए हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं? देखें, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है फिजियोथेरेपी का, ठीक है, आपकी डेली लिविंग को। जैसे मैं आपको ये सारी चीजें बताती भी आ रही हूँ कि आपने आपकी बॉडी, अब अगर पेशेंट को डॉक्टर बोल रहा है कि देखिए आपने वॉकिंग करनी है, ठीक है, तो आप पेशेंट ने स्टार्ट की वॉकिंग, पहली दफा से आपने स्टार्ट की, 1 घंटा आधा घंटा डॉक्टर ने बोला था वॉकिंग करनी है। अब अगर आप स्टार्टिंग से 1 घंटा वॉकिंग या आधा घंटा वॉकिंग करेंगे तो आपकी बॉडी तो प्रिपेयर नहीं है ना इस चीज के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो क्या होता है कि पेशेंट बोलता है डॉक्टर हमने तो वॉकिंग की थी, हमको तो दर्द बढ़ गया। तो देखिए, स्टार्ट करें किसी फिजिकल एक्टिविटी को, स्टार्ट करते हैं, आपका मसल, आपकी बोन आदि नहीं है इन चीजों की, उसके लिए आपको डेफिनेटली थोड़े से हल्के से लेके स्टार्ट करना पड़ता है। आप 10 मिनट्स की वॉकिंग से स्टार्ट करें, और फिजिकल एक्टिविटी के लिए वॉकिंग इज बेस्ट। आहिस्ता 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 करके आप अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाएं, ठीक है, वॉकिंग है, मोबिलिटी और ये सारी चीजें आएंगी। जब आपको इतना अवेयरनेस होने लगेगी तो फिर आप अपनी डाइट को भी देखने लगेंगे। आजकल जंक कॉमन हो गया है, प्रॉपर धूप का इंटेक नहीं है, विटामिन डी बॉडीज में नहीं है, इंसान को अंदाजा नहीं है कि हमको जो ये अलामात आ रही हैं कि हम लोग आज सुबह सो के उठे फिर भी फ्रेश नहीं है, बिल्कुल 5-6 घंटे की नींद लेके उठे नहीं फ्रेश है, विटामिन डी की का इशू होता है इसके अंदर, ठीक है, थके हुए हैं, मसल्स वीक है, मसल टायर्ड है, बोन वीक है। तो आपको ये बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर देखिए हम सर से लेके पांव तक विटामिन डी के इश्यूज हैं, इंसान विटामिन डी वर्क कर रहा होता है बॉडी के अंदर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब मिलाकर जो है ना वो आपके बहुत विटामिन डी के रोल अदा कर रही होती है। मैं स्टेरॉइड्स और इसके साथ साथ मैं कैल्शियम का भी जिक्र करना चाहूँगी। विटामिन डी, कैल्शियम, स्टेरॉइड्स ये हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं? इसके अलावा अगर इनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाए तो किस तरह उसको पूरा किया जा सकता है, और फिजियोथेरेपी का इन सब से क्या लिंक है? जी, देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, मेन चीज ये है, अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें, क्योंकि आजकल चूंकि डाइट अच्छी नहीं है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आपको बोला जाए कि आप एक दिन के अंदर इतनी एक स्पेसिफिक अमाउंट मिनरल्स की, विटामिन्स की, कैल्शियम की, विटामिन डी सबकी जानी चाहिए बॉडी में। आप ये बोले कि मैं इतना किलो सब्जी ऐसी रूखी खा लूं या इतनी चीजें ये उठाकर खा लूं, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसके लिए सप्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी के अंदर ये सारी कमियों को पूरा कर रहे होते हैं तो एक तरीके से, ठीक है। तो अब ये है कि विटामिन डी की कमी, देखिए मैं ये बात बोलती हूँ कि आप सेल्फ मेडिकेशन मत करें। आपको कोई इश्यू का सामना है, कंटिन्यूस चल रहा है, आप डॉक्टर के पास जाएं, आप टेस्ट कराएं। देखिए बेसिक टेस्ट तो आप करवा सकते हैं ना, विटामिन डी का है, इससे एटलीस्ट आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर क्या कमी है। आप सोच रहे हो कि यार मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है, मैं पेन किलर ले लूं, तो वो उसने इशू तो ट्रीट नहीं करा ना, उसने फॉर द टाइम बीइंग आपका वो मसला हल कर दिया। तो आप देखिए कैल्शियम, विटामिन डी ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप विटामिन डी तो आपका हो गया, नहीं आपने मल्टी विटामिन भी रखना है, क्योंकि जिस तरह एज बढ़ती है तो आपने जो बचपन से खाया हुआ है वो आपका एक सर्टेन एक्सटेंट तक चलता है आपके साथ, सही। उसके बाद फिर वो चीज वर्क नहीं करती, क्योंकि बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको यूटिलाइज कर चुकी होती है। आजकल फ्लैट्स है, सिस्टम्स हैं, इतने छोटे छोटे घर हैं, सनलाइट पहुंच नहीं रही होती है, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग सन की रोशनी में बैठना नहीं चाहते। लेकिन जो मॉर्निंग की सन की धूप है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपका विटामिन डी बनाने में, तो आपने वो थोड़ा टाइम निकाल के लेनी है। फिर अगर मैं डाइट पे आ जाऊं, देखिए जो मेन सोर्स में विटामिन डी का बताऊं, एक तो है कलेजी, ठीक, जिसे मैं कहूँ गाय की कलेजी से बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना विटामिन डी होता है। इसके अलावा अंडा है, ठीक है। अच्छा, अंडे में भी डिस्प्यूट आ जाता है कि जो है वो देसी है या वो फार्मी है। अगर न्यूट्रिशनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों अंडों की ग़िज़ाइयत सेम होती है, सही, ठीक है। उसके अलावा दूध है, जूसेस है, ठीक है, मछली, ये वो मेन सोर्सेज हैं जो विटामिन डी के हैं, जो आपको प्रोवाइड
प्रोवाइड करती हैं ये सारी चीजें। उसके अलावा जब विटामिन डी बॉडी में नहीं होगा ना, तो आप चाहे कितना ही कैल्शियम हो, वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है बॉडी में विटामिन डी से। तो ये सारी चीजों का लेवल जो है वो सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं होगा ना, तो बिल्डिंग ब्लॉक है जो आपकी बॉडी का, वो फिर बॉडी आहिस्ता आहिस्ता करके कैल्शियम लूज करना शुरू करेगी, वो वीक होना शुरू करेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता इश्यूज पकड़ना शुरू करेगी। एक और चीज मैं आपको बताऊं इसमें कि इन सब चीजों के साथ जो है ना, पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, आप किस तरह उठ रहे हैं, किस तरह बैठ रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं, ऑफिस लाइफ है, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हम लोगों के कर्व्स बनाए हैं, हमारे नेक में फॉरवर्ड कर्व है, ठीक है, इसी तरह हमारे बैक में भी फॉरवर्ड कर्व होता है। तो ये अगर आपका डिस्टर्ब होना शुरू होगा ना, वहां से आपकी बोन्स में इशू आना शुरू हो जाता है, आपके वहीं आगे पीछे से सारी आपकी नसें जारी होती हैं। तो जब आपका जो भी जो आपका एक वो है, आपका एक बनावा है आपका अल्लाह ताला की तरफ से, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेगमेंट्स है बोन के, ठीक है, वो आगे पीछे होंगे तो आपकी नर्व्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो फिर नर्व्स जब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर सारे इश्यूज आना, फिर शियाटिका हो गया जिसको आर्को निसा बोलते हैं। तो सारे इशू, पोस्चर, आपकी डाइट और ये सब चीजें कंबाइन करके सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपकी जो है वो ये ठीक। आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि विटामिन डी, कैल्शियम और इसके अलावा मैग्नीशियम, ये जितनी भी हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है इन कैल्शियम्स की, इनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है। इसकी डेफिशिएंसीज़ की क्या वजूहात हैं? हम अपनी कौन सी लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें मिस कर रहे होते हैं, निगलेक्ट कर रहे होते हैं कि हम लोगों के बॉडी में ये इनफ प्रोटीन नहीं होता? ठीक है, मैंने आपको यही वाली बात बताई कि देखिए मेन चीज क्या है, हम लोगों की डाइट अच्छी नहीं है ना। अब जैसे मैंने आपको जो कुछ चीजें गिनवाई, ठीक है, अब लोग सोचते हैं गर्मी है तो अंडा नहीं खाओ। भाई क्यों नहीं खाओ अंडा खाएं, अंडे का गर्मी से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ब्लड प्रेशर का मरीज है तो आप एग वाइट लें ना, आप एग वाइट लें अगर आपको वो इशू है तो। देखिए ये बहुत सारी चीजें हैं, आपका दूध है, दही है, ये चीजें अगर आप शुरू से बचपन से देखें, हर चीज शुरू से बिल्ड होती है। सही। अगर आप शुरू से बच्चे की डाइट लेके अच्छी चलेंगे तो वो बड़ा होगा तो उसको इशू नहीं आएगा। अभी भी हमारे बुजुर्ग क्या बोलते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, माशाल्लाह वो कर भी रहे होते हैं कि हमने देसी घी खाया है, हमने ये चीज खाई है। और आज की जनरेशन क्या खा रही है? पिज्जा, बर्गर्स। इनमें कौन सी डाइट, कौन से मल्टीविटामिन है जो आपकी बॉडी को मिल रहे हैं तो वो आपकी बॉडी ठीक रहेगी? सही। तो ये सारे इश्यूज हैं। तो इसीलिए ये हमारे ये कि आप डेफिनेटली चाहिए तो आपको एक स्पेसिफिक एज से आपको फिर मल्टीविटामिन मस्ट लेना शुरू करें। तो बच्चों की भी बहुत अच्छी आ गई है मल्टीविटामिन, बच्चों की जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए। सही। डॉक्टर आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में फिजियोथेरेपी का एक जो शोबा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है, आपके मसल्स को ठीक करने में आपकी हेल्प करता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिजियोथेरेपी का शोबा किस तरह के प्रॉब्लम्स का शिकार है? क्या चैलेंजेस हैं फिजियोथेरेपी के शोबे को, जिनको हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी टेक केयर करे? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जब कोई फील्ड नई आती है ना, तो उसको प्रॉस्पर करने में थोड़ा टाइम लगता है और उसको रिकॉग्नाइज अपने आप को करवाने में भी टाइम लगता है। स्टार्टिंग में अगर आप चले जाए ना, तो लोग सोचते थे कि पहले फिजियोथेरेपी क्या है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी, लोग समझना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि देखिए अगर आपको पता चल जाए कि फिजियोथेरेपी क्या है, तो अगर मैं चले आपको एक सिंपल बात बताती हूँ। आपको इतना तो पता होगा कि हमारे मुल्क से अगर आप बाहर के मुल्क को कंपेयर करें तो आप देखते हैं कि वहाँ कितनी वैल्यू है। इवन यहाँ ज्यादा अच्छे पढ़ के फिजियोथेरेपिस्ट बाहर चले जाते हैं क्योंकि बाहर वैल्यू है, बाहर उनकी डिग्री को रिकॉग्नाइज किया जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर भी रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है लोगों ने। और बात यह है ना कि देखिए उनको इस चीज का अंदाजा हो गया है ना कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, रिहैब में जो है वो फिजियोथेरेपी इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, बेड रिडन पेशेंट है, फालिज हुआ है, किसी भी इशू की वजह से बहुत लंबे टाइम बेड पर है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको बहुत इशू का सामना होता है दोबारा नॉर्मल लिविंग में आने में। उसको खड़े होने में इशू होगा, चाहे आप हार्ट का, चले आप कार्डियो की तरफ आ जाए। ठीक है, आपके हार्ट की बाईपास हुआ, ठीक है, आपकी सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद आपकी हार्ट की एक्टिविटीज को, कार्डियक एक्टिविटी को बेहतर बनाने में, लंग्स हैं, लंग्स को बेहतर बनाने में, ठीक है, तो ये सारी चीजों में फिजियोथेरेपी के अपना शोबा है। बाकायदा बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं फिजियोथेरेपी की, हर कार्डियो को लेके, पल्मोनरी को लेके, ठीक है, गायनी को लेके, ठीक है,
और इंजरीज का तो आपको पता ही है, ठीक है, बिल्कुल। इंजरीज के अंदर तो फिजियोथेरेपी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर ही रहा होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट को पता चल रहा है, लेकिन बात ये है कि अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि ठीक। छोटे छोटे ऐसे शोज किए जाएं। जैसे आप लोगों की इस चीज को मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि थैंक आपने यू। ये एक ऐसा टॉपिक रखा कि ये सबको पता चलना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जाहिर है हर जगह पर चैनल्स देखे जा रहे होते हैं। सिर्फ मैं ये कहूंगी कि पढ़ा लिखा तबका ही नहीं, वो तबका जो एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, उनको भी उन पता तक भी ये होना चाहिए पहुंचना कि ये चाहिए। क्या चीज, सही बिल्कुल उन तक सही। भी पता होना चाहिए उनको भी कि ये क्या चीज है, इसका क्या रोल है। बहुत आपने मुझे ये बोला कि चैलेंजेस, तो जी, चैलेंजेस जी। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट को बहुत ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट ही एक चैलेंज बन के आता है, ठीक है, वो ठीक। आया अपने पेन के साथ। जी। अब वो ये सोच के आया है कि मैंने 1 या 2 हफ्ते में सही हो जाना है, सही। ठीक है। अब आप सोचें कोई कोई अलादीन का चराग है कि डॉक्टर, कोई आप 1 चीज या 2 हफ्ते स्पेसिफिक भी टाइम ज्यादा बोल रही हैं, पेशेंट को लगता है कि वो एक ही सीटिंग में ठीक हो जाएगा। अब आप मेरी बात पे गौर करें, अगर नॉर्मल इंसान गौर करे कि जी। कोई चीज है, ठीक है, आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तो इसकी सर्जरी ही होनी है, जी। ठीक है, ये नहीं हो सकता। देखिए बहुत सारे इश्यूज हैं कि मैं कहती हूँ कि वो अनट्रीटेबल है, लेकिन काफी हद तक आप उस चीज को क्योर कर सकते ट्रीट कर हैं। सकते हो, अपनी एक्टिविटीज को बेहतर बना सकते हैं ना, डेली लिविंग की। कि अब कोई डिसेबिलिटी है खुदा न खास्ता, तो उसके साथ जिंदगी तो गुजारनी है, तो बिल्कुल। उस चीजों को इस हद तक बेहतर कर दें कि आप छोटे मोटे अपने घर के काम कर लें, ठीक है, आपकी मूवमेंट अच्छी हो जाए, आपको थोड़ा सा समझाया जाए, आपको लोगों को अवेयरनेस। लोग सोचते हैं कि चले फॉर एग्जांपल एडिशन बन गया मेरे यहाँ हाथ में, ठीक है, मेरा यहाँ हाथ स्टिक हो गया बगैर किसी वजह के। अब अगर जिसको अवेयरनेस नहीं, वो सोचेगा नहीं मैं ये इसको और मूव नहीं कर सकता, मैं अगर इसको मूव करूंगा तो ये मतलब टूट ना जाए या मतलब पट ना जाए या कोई ऐसा इशू ना हो जाए या कोई और नुकसान ना हो जाए। जी, जी। तो ऐसा तो नहीं है। देखिए ऐसी स्टेट पे पहुंचने से बचाना ही तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। वो मेंटेन करेगा, रिस्टोर करेगा फंक्शन को, और आपकी एक्टिविटीज को बेहतर बनाने में आपको जो है वो हेल्प करेगा। तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो ट्रस्ट करो अपने थेरेपिस्ट के ऊपर, बिल्कुल। उसको इतनी तो आप वो दें कि वो आपको प्लान बना सके। देखें एक डिजीज है, उसके आपके पास 2 पेशेंट आए हैं, वो दोनों पेशेंट एक ही टाइम में सही नहीं होंगे। सही। उनके मसल्स अलग होंगे, इनके मसल्स अलग है, उनकी कंडीशन अलग है, उनकी इम्यूनिटी अलग है, इनकी इम्यूनिटी अलग है, उनके मसल की उनके बोन्स की कंडीशन अलग है, उनकी डाइट अलग है, उनकी डाइट अलग है, वो सीढ़ियां चढ़ते हैं, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ती। तो ये सारे फैक्टर्स वर्क कर रहे होते हैं ट्रीटमेंट को बेहतर बनाने में। और एज फैक्टर भी इनमें एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेफिनेटली बात है कि जो यंग एज है, यंग एज के अंदर आपकी सारी बॉडी की चीजें जो है वो बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रही होती हैं, और इतने ज्यादा इश्यूज आपको नहीं आ रहे होते, क्योंकि आर्थराइटिस के इतने इश्यूज नहीं होते हैं। लेकिन एक खास स्पैन गुजारने के बाद ऑटोमेटिकली बोन ने वीक होना है, मसल ने वीक होना है, सिवाय इसके कि आप बहुत एक्सट्रीम उस पे वर्क कर रहे हो, बहुत एक्सट्रीम आप उसका केयर कर रहे हो, आप फिजिकल एक्टिविटी। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। आप कोरिया एक मुल्क है, ठीक है, अगर आप उसकी लाइफस्टाइल देखेंगी तो आप हैरान रह जाएंगी। वहां पर एक सीईओ, एक अच्छी पोजीशन में वर्क करने वाला बंदा भी साइकिल चला रहा है। क्यों? उसको क्या जरूरत है? क्या उसके पास गाड़ी नहीं है? वो तो हम लोगों से भी ज्यादा एडवांस है, लेकिन नहीं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं फिजिकल एक्टिविटी को। एग्जैक्टली। आप उनके रोड्स देखें, आप उनके जो पुल है वो देखें, उनके ट्रैक्स बने हुए हैं, वॉकिंग ट्रैक है, आपका बाइक्स का, और बाइक्स नहीं सॉरी साइकिलिंग का ट्रैक है। तो ये सारी चीजें हैं की इश्यूज, फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत वर्क करती है। तो जो नहीं कर रहा है वो कैसे जल्दी सही होगा उसके मुकाबले में जो कर रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये रिजॉल्व करने की जरूरत है। पेशेंट को ये समझने की जरूरत है कि देखें कॉस्ट इश्यूज, ये सारे इश्यूज वो इश्यूज हैं कि ये एक हक है एक थेरेपिस्ट का, ये एक डॉक्टर का, जो आपको ट्रीट कर रहा है, कि अगर वो आप पे मेहनत कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि ये वो तो उसके चार्ज करेगा, ठीक है। तो आप उसको आप महंगा लोगों ने अपने जहन में बना लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा है वैसा है। बस ये कि कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, थोड़ा सा गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे थेरेपिस्ट को, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। तो इन सारी चीजों में गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा फिजियोथेरेपी की तरफ देखे। ठीक ठीक।